गुड इवनिंग मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है तरंग, और उसमें भी हम अध्ययन करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगे विपरीत दिशा में संचित होकर किसी एक समय किसी कण पर अध्यारोपित होती है तो कण का परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के योग के तुल्य होता है। और यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, जिसे मैं लिख देता हूं। जब दो या दो से अधिक तरंगें विपरीत दिशा में संचरित होकर एक ही समय किसी कण पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी कण पर अध्यारोपित होती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। और यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, जिसे मैं गणितीय रूप में लिख सकता हूं। गणितीय रूप में माना कि परिणामी कण का विस्थापन y है और दी गई तरंगों का विस्थापन y1 प्लस y2 एंड सो ऑल। अब देखो, यहां पर एक वर्ड आया है, अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होती है मतलब है मिलती हैं, वो भी किसमें? विपरीत दिशा में। जैसे मान लो कि आपकी एक तरंग का विक्षोभ ये है या दोलन ये है और दूसरी का दोलन इस प्रकार है, तो यदि ये तरंग इस दिशा में आ रही है तो दूसरी तरंग इस दिशा में आएगी। जब ये पास में आएंगी तो ये एक दूसरे से मिलती हैं। उस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अध्यारोपित होना। ये इस प्रकार मिलती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? अध्यारोपण। अध्यारोपण या अध्यारोपित, ये दोनों तरह की क्या हो गई? अध्यारोपित। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण माना दो प्रगामी तरंगों का आयाम आयाम
माना दो प्रकरण तरंगों का आयाम और प्रारंभिक कला कोण क्रमशः A1 A2 और φ1 व φ2 है, तो उनके विस्थापन समीकरण निम्न होंगे। तो उनके विस्थापन समीकरण निम्न होंगे। तो y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ये हमने पहले विस्थापन के समीकरणों में पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर आयाम तो है A1 A2 और प्रारंभिक कला कोण φ1 φ2, तो ओमेगा टी फाई जब φ1 φ2 आ गया, आयाम जगह A1 A2 आ गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, परिणामी विस्थापन, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। अब हम क्या करेंगे, y1 और y2 के मान रख देंगे तो आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। तो यह हो जाएगा, देखो साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी, बी की जगह φ1 है, प्लस A1 ऐसे कैसे आएगा, अब हो जाएगा कोस बी, साइन A कोस बी, कोस A साइन बी। सेम ऐसे यहां हो जाएगा A2 साइन ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह φ2 कोस φ2 प्लस A2 कोस ओमेगा टी और साइन φ2। अब यहां देख रहे हो इसमें और इसमें साइन ओमेगा 2 कॉमन है इस टर्म्स में, और इस टर्म्स में साइन ओमेगा टी कॉमन है, और जो सेकंड टर्म्स है ये वाली टर्म्स है, इसमें कोस ओमेगा टी कॉमन हम ले लेते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पर साइन ओमेगा टी कॉमन लूंगा तो बचेगा A1 कोस φ1, और यहां से क्या बचेगा A2 कोस φ2। इस वाली टर्म्स और इस वाली टर्म से कोस ओमेगा 2 कॉमन लेता हूं, प्लस कोस ओमेगा टी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा A1 साइन φ1, A1 साइन φ1 प्लस A2 साइन φ2। यह हमारा परिणामी तरंग का विस्थापन आ गया, या अध्यारोपित तरंग का विस्थापन का समीकरण आ गया है। इसे मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो जो इसमें, इसको तो मैं मान लेता हूं r कोस थीटा, इसको मान लेता हूं r साइन थीटा। पुनः माना A1 कोस φ1 प्लस A2 कोस φ2 बराबर r कोस थीटा, और
A1 साइन फाई 1 A2 cos फाई 2 बराबर R, सॉरी यह फाई साइन फाई 2 है, R साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 वह 3 को 1 में रखने पर तो y इज इक्वल टू परिणामी विस्थापन बराबर साइन ओमेगा टी R कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी R साइन थीटा। R दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा y इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में जाएगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमने एक तो R अपन ने माना है और एक थीटा माना है, और हम ये फिजिक्स में और गणित में ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको हम मानते हैं उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हम R और थीटा हमने एक्स्ट्रा माना है, तो इसका मान किसे निकालेंगे, समीकरण 2 और 3 से। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें R मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 वह 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो यह क्या जाएगा, R कोस थीटा का वर्ग, तो क्या जाएगा A1 कोस फाई 1 प्लस A2 कोस फाई 2। ये तो हो गया समीकरण 2 का वर्ग। यह क्या जाएगा R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब ये तो हमने किया समीकरण 2 का वर्ग, अब हम करेंगे समीकरण 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा R साइन थीटा का होल स्क्वायर, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये मेरे काम का नहीं है, इतना ही मेरे काम का था। ये इसका वर्ग करूंगा तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा A1 स्क्वायर, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 कोस फाई 2, सॉरी ये कोस फाई 2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में साइन साइन है, तो साइन फाई 2 आएगा, प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। क्योंकि हमने R और थीटा निया माना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 6 और 7 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 6 प्लस 7 से देखो इसमें इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों में क्या है, R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा A1 स्क्वायर
कोस स्क्वायर फाई 1, और यहाँ क्या जाएगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A1 A2 कोस फाई 1 कोस फाई 2 प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस इधर क्या बचा A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। देखो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जानते हैं कि कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और यहाँ पर भी इसमें A1 स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1। इसमें से 2A1 A2 कॉमन, तो ये बचेगा कोस फाई 1 कोस फाई 2 साइन फाई 1 साइन फाई 2, और यहाँ से फिर A2 स्क्वायर कौन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2। देखो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो ये तो जाएगा आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी प्लस A2 स्क्वायर। तो परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम, विस्थापन गलत बोल दिया मैंने, परिणामी आयाम बराबर R बराबर अंडर रूड A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई 1 और कोस फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। और इसको मैं अभी तक ऐसे कैसे रख रहा हूं, क्योंकि इसमें ही तो हमें मान निकालना है। अब आर का मान रखेंगे तो ये क्या जाएगा, परिणामी विस्थापन का समीकरण आ जाएगा, और थीटा का मान अब ये और निकालना अपने को। इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। समीकरण 3 भाग 2 से, तो 3 की राइट हैंड साइड क्या है आर साइन थीटा, और 2 की राइट साइड क्या है आर कोस थीटा। तो आर साइन थीटा तो क्या है A1 साइन फाई, A1 साइन फाई 1 A2 साइन फाई 2, A1 कोस फाई 1 A2 कोस फाई 2, ये बार बार कोस के साइन हो जाता है, कोस फाई 2। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा बराबर ये बच जाएगा आपका A1 साइन फाई 1 A2 साइन फाई 2 और A1 कोस फाई 1 और A2 कोस फाई 2। तो डेट इम्प्लाई थीटा बराबर टेन इनवर्स A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 और A1 कोस फाई 1 A2 कोस फाई 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करते हैं,
परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकालने के लिए समीकरण 8 और 9 से परिणामी आयाम और कोण का मान समीकरण 5 में रख देंगे तो ये आ जाएगा परिणामी तरंग का विस्थापन या अध्यारोपित तरंग का विस्थापन। अब देखो इसे कुछ केसेज हैं, अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब दोनों तरंगे समान कला में हों, समान कला में हों, अब दोनों तरंगे समान कला में है, इसका मतलब φ1 माइनस φ2 बराबर 0, अर्थात उनका कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। अब जब φ1 φ2 0 है तो cos φ1 माइनस cos φ2 बराबर cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 8 से परिणामी आयाम आर मैक्सिमम होगा बराबर √a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये जाएगा cos φ1 माइनस φ2 1 हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर। तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा √a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर मैक्सिमम हो जाएगा a1 प्लस a2, अर्थात जो परिणामी तरंग का आयाम है वो दी गई तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है। कब, जब दोनों तरंगे समान कला में होती हैं। अब देखो समान कला में कैसे होगी, हमने देखा है प्रगामी तरंग का ग्राफिकल निरूपण। यदि इधर विस्थापन है तो इधर क्या होता है, समय t। अब जो हमारी पहली तरंग थी वो क्या थी, दोनों कलांतर 0 है, तो मैं मान लेता हूं कि जो पहली तरंग थी वो φ1 एंगल बना रही थी। अब जो दूसरी आयाम वाली तरंग है वो मैं मान लेता हूं ये वाली है, ये तो मेरी फर्स्ट तरंग है, फर्स्ट, और ये वाली सेकंड। अब इन दोनों को जब हम समान कला में अध्यारोपित करते हैं तो इनका परिणामी आयाम अधिकतम होता है और किसी और होता है a1 प्लस a2, यानी कि इन दोनों से बड़ा होगा। देखो ये वाला तो आपका कितना है, ये वाला आयाम तो है a1 और ये वाला जो आयाम है वो है a2। अब जो परिणामी तरंग होगी उसका आयाम इन दोनों आयामों के योग के बराबर होगा, अर्थात उनमें कंपन और ज्यादा होगा, अर्थात उसमें कंपन और ज्यादा होगा और वो कुछ इस प्रकार होगी।
वो कुछ इस प्रकार होगी। अब जो इसका आयाम है वो कितना होगा, जैसे मान लो कि इसका आयाम हम यू कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, या मैं मान लेता हूँ कि A1 प्लस A2, ये इसका क्या रहेगा, आयाम रहेगा। और ये कौन सा आयाम है, ये आपका A1 वाला आयाम है। और ये कौन सा आयाम है, A2 वाला आयाम है। और ये जो आयाम रहेगा वो रहेगा आपका A1 प्लस A2 वाला आयाम रहेगा। तो जब दो प्रगामी तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो उनका कलांतर शून्य होगा और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस चित्र के हिसाब से होगा। अब केस नंबर जो सेकंड है, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में हों। केस नंबर सेकंड, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में हो। जब विपरीत कला में होती है तो हम जानते हैं कि φ1 माइनस φ2 बराबर होता है पाई। उन दोनों कला में कितना होता है, पाई। और हम ये भी जानते हैं कि cos φ1 माइनस φ2 बराबर होता है, ये π1 माइनस π2 पाई, तो cos पाई बराबर -1। तो समीकरण 8 से परिणामी आयाम बराबर R बराबर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos φ1 माइनस φ2 का मान कितना आ गया, -1 प्लस A2 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब दोनों तरंगे विपरीत कला में होती है तो उनका जो परिणामी आयाम है वो कम हो जाता है। उनका परिणामी आयाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे हम चित्र अनुसार निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका T और इधर हो जाएगा विस्थापन Y। ये मान लो हमारी कोई मूल पहली परिगामी तरंग है जिसका आयाम A1 है। अब देखो हमारी जो तरंगे हैं विपरीत कला में है। तरंगे क्या है, विपरीत कला में है। तो विपरीत कला किधर से आएगी, इसकी इस साइड से आएगी। ये, और इसका आयाम कितना है, द्वितीय तरंग का आयाम हमने क्या माना है, A2 माना है। और अभी देखो अध्यारोपण के बाद में जब विपरीत कला में है तो उनका परिणामी आयाम कितना हो जाएगा, मिनिमम होगा। वो क्या होगा, A1 माइनस A2। अब देखो इसमें से ये जाएगा तो जो परिणामी तरंग आएगी वो आपकी इस प्रकार आएगी। तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, A1 माइनस A2। ये जो दूरी क्या होगी, A1 माइनस A2। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वाली जो आयाम था वो तो A1 था, और यदि मैं इसको यहाँ से डॉट डॉट कर दूं तो ये वाला जो आयाम था वो था A2,
और ये वाला जो आयाम है वो क्या है आपका A1 माइनस A2। तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 थे। अब जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं। जब दो प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण होता है तो निम्नलिखित स्थितियां या निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब इनमें से जो पहली घटना है वो है व्यतिकरण इंटरफ्रेंस। दूसरी है स्पंदन स्पंद यानी कि बीट्स। और तीसरी घटना है अप्रगामी तरंगे। स्टेशनरी वेव्स। और जो चौथी हैं वो हैं लिसाजू की आकृतियां। लिसाजूस फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब दो प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण होता है तो निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहली आपकी है व्यतिकरण। जब दो प्रगामी तरंगे समान आवृत्ति और समान चाल से अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। मैं अपनी बात को पुनः रखता हूं। जब दो प्रगामी तरंगे समान आवृत्ति और एक समान चाल से अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और जब दो प्रगामी तरंगे समान आवृत्ति से अध्यारोपित होती हैं तो स्पंद की घटना घटित होती है। और जब दो आवृत्ति की विपरीत प्रगामी तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो उनसे अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जब दो प्रगामी तरंगे परस्पर लंबवत अध्यारोपित होती हैं तो लिसाजू की आकृतियां प्राप्त होती हैं, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।